in the session. अगर आपके फ्रेंड्स क्लास में नहीं है तो उन्हें कॉल कीजिए, हो सकता हो कि डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एनीवेज तो सबसे पहले कि अगर आपने आपकी मेल आईडी चेक की हो, जो मेल आईडी आपने गूगल फॉर्म में दिया था, तो आपने देखा होगा कि उसी मेल पे आपने रिसीव किया है रिज्यूमे। इन केस अगर आपने रिज्यूम रिसीव नहीं किया हो तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि क्या वो एग्जैक्ट वही मेल आईडी देख रहे हैं कि जो हमने गूगल फॉर्म में सबमिट किया था, है ना? क्योंकि हमें उसी मेल को रेफर करना है ना? क्या कहीं वो मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में तो नहीं चला गया? गूगल मेल में, जीमेल में एक फंक्शन होता है स्पैम बॉक्स, तो हो सकता है उधर चला गया, तो वहां पे भी उसको चेक करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने मेल आईडी ही गलत दे दी हो, इसलिए वो मेल आईडी पे आया ही ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने गूगल फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन, रिज्यूम का जो इंफॉर्मेशन है वो भरा ही नहीं था। एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमने कोर्स की फीस ना भरी हो। तो इन केसेस में हमें रिज्यूम रिसीव नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई कारण होना चाहिए कि रिज्यूम हमें ना मिले। अगर ऐसा कोई है जिसे रिज्यूम नहीं मिले हो तो फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करे पर्सनली, ठीक है? और फिर हम उन्हें रिज्यूमे देंगे, ठीक है? ओके, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो हमें रिज्यूम मिले हैं, इज दैट ऑल इन ऑल, ठीक है? सो इफ यू पुल अप योर रिज्यूमे, राइट, एंड यू गो वर्ड टू वर्ड, आप उसमें वर्ड बाय वर्ड उसको जाके देखो रिज्यूम को, देन यू विल नोटिस, है ना? व्हाट डू यू नोटिस? So let's say, let me pull up one resume. ठीक है, तो अगर आप रिज्यूमे देखेंगे तो रिज्यूम में आप ये देखेंगे कि रिज्यूम में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ठीक है? विच इंक्लूड्स व्हाट? विच इंक्लूड्स योर कॉन्टैक्ट्स, योर नेम, योर डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी का नाम, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपका ये ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग, फिर आपकी स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, है ना? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो यू रिज्यूमे इंस्टेड। तो एक सैंपल रिज्यूमे आपको देता हूँ जो आप ही के बैच को दिया गया है, ठीक है? चलिए ये वाला रिज्यूमे देखिए। अब इसमें देखेंगे आप कि आपका नाम आया है और उसके बाद आपका डेजिग्नेशन आया है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे, ऑफ कोर्स यू नो आपका रिज्यूमे अलग दिखेगा, फॉर्मेट में हो, टेम्पलेट में हो सकता है आपका रिज्यूमे अलग दिखे, तो लेकिन मोर और लेस यू नो ये चीजें आपके इसमें रहेगी। कौन सी चीजें? कॉन्टैक्ट या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन Sir, या रीच। there are, sorry, sir, to just, हाँ हाँ, some people are trying to join. They are messaging in the group. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग तरह से लिखा हो, रीच मी आउट एट, कॉन्टैक्ट, पर्सनल डिटेल्स, है ना? ऐसा ऐसा कुछ लिखा हो। फिर यहाँ पे ये प्रोफेशनल डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, प्रोफेशनल समरी, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस डिटेल्स, ऐसा कुछ लिखा हो। या फिर ऐसा जैसे इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, कंपनी का एक्सपीरियंस मेंशन किया है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जिसमें ऑफ कोर्स आप क्योंकि अभी जेनेटिक एआई वगैरह पढ़ रहे हैं, जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपके यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। मार्केट में इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपको पाइथन आता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है वो बताया गया है। इसके बाद ऑफ कोर्स डीप लर्निंग, फिर एडब्ल्यूएस और बाकी सारी चीजें भी इसमें मेंशन की। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी आपको कुछ स्किल्स आती हो, जैसे हो सकता है आपको सैस आता हो, आर लैंग्वेज आती हो, आपको पाइस्पार्क आता हो लैंग्वेजेस में, है ना? और हो सकता है कि इसमें जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और विंडोज, ये मैंडेटरी है। कोडर्स जनरली उबंटू यानी लिनक्स और विंडोज पे काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कंपनी में आपको मैक दिया हो या फिर आपके पास मैक हो, आपको मैक पे काम करना पता हो, तो आप यहाँ पे मैक ऐड कर सकते हैं, है ना? इसी तरह से फ्लास्क के साथ साथ हो सकता है आपने डीजेंगो पढ़ा हो, तो आप डीजेंगो भी यहाँ पे ऐड करके। तो ये जो स्किल, तो अंडरस्टैंड द fundamental principle that the whole resume is open to you. Understand more or less it is just a content that can be edited, that can be changed, that can be modified, that can be added
and if there is something that is not part of your skill set or not part of what you have done, then it can be removed also. ठीक है? हेलो, So गुड this is a मॉर्निंग सर। fundamental bottom line. मैं निखिल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको परमिशन चाहिए होगी, तो आप क्या एडमिट कर सकते हो उनको हाँ, मीटिंग में मैंने जाके? एडमिट किया। हाँ, एक्चुअली ये जो सिंबल आप देख रहे हो इसको ऑटो एडमिट कहते हैं। वंस इट इज ऑन, सो यू विल नॉट सीइंग द स्क्रीन, बट आई हैव द ऑटो एडमिट ऑन, सो they get automatically added, but it just adds, in it just adds in synchronization। एक के बाद एक के बाद एक को ऐड करते हैं, तो उसके लिए वो समय लेता है। एनीवेज, सो लेट्स कंटिन्यू कि फिर आगे आपका ये, हाँ, टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाला सेशन। फिर आपका आ गया प्रोजेक्ट सेक्शन, है ना। और प्रोजेक्ट्स में क्योंकि आप अभी जेएनआई पढ़ रहे हैं, तो आपको देखा होगा कि रैग के प्रोजेक्ट्स है, किसी को ईमेल का प्रोजेक्ट आ गया हो, है ना, इस तरह से। क्योंकि रैग के प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी मार्केट में पूछे जाते, एक्सपेक्टेड है कि हमने एटलीस्ट रैग के प्रोजेक्ट्स किए हो, है ना। तो अब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन एज एज सच ऐसे का ऐसा नहीं रहना चाहिए। एज सच तो आपका पूरा रिज्यूमे ऐसे कैसा नहीं होना चाहिए। आज हम इस रिज्यूम को और अलग तरह से कैसे बनाएंगे, बेहतर कैसे बनाएंगे, उसको कंटेंट यूज करके इसका टेम्पलेट ठीक करना, टेम्पलेट बेहतर बनाना, एक रिज्यूम एक पेज में फिट करना, ये सारी चीजें आज उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप इस रिज्यूम को भी यूज करने का सोच रहे हो, तो भी इसको आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिज्यूम यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स नहीं है जो आपने किए। यहाँ पे आपको चेंज करके आपके खुद के प्रोजेक्ट्स डालने हैं। अगर आप फ्रेशर है, तो आपने यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स के गिटहब लिंक्स भी ऐड करने चाहिए। ठीक है, एक सैंपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आइडियली एक रिज्यूम में कुछ इस तरह से होना चाहिए। वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, दैट सैंपल के लिए आप ये वाला रिज्यूम देखें। ऑफ कोर्स ये भी ऐसा नहीं कि इट इज परफेक्ट, बट इट इज काइंड ऑफ अ गुड रिज्यूम। ठीक है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब इसमें आप देखेंगे कि देयर इज अ मेल on which you can click and you will be directed to mail id. If you are working, there is a LinkedIn handle. If you are not working, you know, there is still a github handle. If you are not working, you can always create projects। आपने जिस प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे गिटहब, उन प्रोजेक्ट्स का गिटहब हैंडल आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर है, तो फिर भी आपका लिंक्डइन हैंडल हो सकता है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप वर्किंग है, तो आपका लिंक्डइन हैंडल यहाँ पे दे सकते हो, और साथ ही साथ गिटहब का भी दे सकते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए किया हो। जो प्रोजेक्ट्स आप रिज्यूम में लगाएंगे, आप अगर वर्किंग है, और जो प्रोजेक्ट्स आपने रिज्यूम में लगाए हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स करके, वो आपके गिटहब हैंडल पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि कंपनी का डेटा, कंपनी के प्रोजेक्ट्स आपके गिटहब अकाउंट पे नहीं मिल सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा उसके पीडीएफ आप गिटहब पे रख सकते हैं, लेकिन उसका डेटा आप नहीं रख सकते, क्योंकि दैट बेसिकली ब्रीचेस दी डेटा पॉलिसी। ठीक है, फिर इसके बाद ये कॉन्टैक्ट दिया गया है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ एक्सेलेंट अचीवमेंट्स उन्होंने जो किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद वर्क वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन है कि कहाँ पे काम किया है, वहाँ पे किस तरह का काम था, किस तरह का कौन से प्रोजेक्ट्स, मतलब क्या एक्सपेक्टेड था, है ना, और इनके काम में इन्होंने क्या अचीव किया है। जैसे हमने कहा ना कि रिज्यूम में हमने एक सेक्शन लिया है कि अकम्पलिशमेंट्स, अवार्ड्स, अवार्ड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। तो वहां पे मैंने कहा था कि टेक्निकल अकम्पलिशमेंट्स कुछ हो तो यहाँ पे आने चाहिए, वो दिखेगा यहाँ पे। तो अगर आप ये देखेंगे, तो यहाँ पे भी गिटहब के स्लो ये है आइकन से, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दैट विल डायरेक्ट टू दी गिटहब साइट, और यहाँ पे आपको फिर डेटा मिलता है गिटहब, इस तरह से। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, जो की प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है। और ये जो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग वगैरह, ये आउटडेटेड प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, लोन डिफॉल्ट, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ये प्रोजेक्ट्स अभी नहीं चल रहे हैं।
लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, ये सब दिस इज वेरी सिंपल। ये प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे, है ना। किसी स्टूडेंट ने वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये तो सैंपल्स है, वो तो हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं। वो प्रोजेक्ट्स एक्चुअल रिज्यूम में नहीं लगेंगे। एक्चुअल रिज्यूम में आप जो जेएनएआई के प्रोजेक्ट करेंगे, एनएलपी के प्रोजेक्ट करेंगे, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करेंगे, वही आनी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे वेरी इफिशिएंटली 4 प्रोजेक्ट फिट किए गए इसमें, 4 प्रोजेक्ट्स। तो कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपका 3 साल का या 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, 4 प्रोजेक्ट्स आपके होने चाहिए। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कम से कम 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए। जितना साल का एक्सपीरियंस उसमें +1 ऐड कर दो, उतने आपके प्रोजेक्ट्स रिज्यूम में होने चाहिए। ठीक है, सैंपल के लिए आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम में दिए गए। ठीक है, बट योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल डिफाइन कि आपके कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रोजेक्ट आ गया। फिर उसके बाद आपने, अगर आपने देखा होगा तो प्रोजेक्ट्स में आपने क्या किया था, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सेक्शन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया था, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आपके टेक्निकल स्किल्स आ गई, इसमें इन्होंने ज्यादा मेंशन किया नहीं है, क्योंकि आइडियली ये वाला जो सेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टेक्निकल स्किल्स वाला, इसमें जेएनएआई के स्किल्स सबसे पहले आनी चाहिए, फिर आपके डीप लर्निंग के आनी चाहिए, एजेनेटिक एआई के स्किल्स आनी चाहिए, एनएलपी के स्किल्स आनी चाहिए, पाइथन के स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद में फिर ये C++ एंड अदर लैंग्वेजेस एंड ये छोटे मोटा लाइब्रेरीज, ये सब आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो टेक्निकल स्किल्स जैसा रिज्यूम में आपको दिया है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशन किए, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है तो वो नीचे नीचे। तो आइडियली आप देखो, एक ही पेज का रिज्यूम है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, और इसमें जितना रिक्वायर्ड है सब है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रिज्यूमे दैट वी शेयर्ड। अब इस रिज्यूम में आपको कुछ टेक्निकल स्किल ज्यादा दिखेंगे। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम थिंग्स व्हिच आर मिसिंग। व्हाट थिंग्स मे बी मिसिंग, कि अगर आपने जैसे स्टूडेंट्स ने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स में कुछ नहीं मेंशन किया, अकम्प्लिशमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया, कोर्सेज में कुछ नहीं मेंशन किया, किया है तो बस एक आधी 2 कोर्सेज किए हैं, तो फिर वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हमें हमें चाहिए कि हमारा रिज्यूम जो हो वो आउटस्टैंडिंग दिखे, ज्यादा अपीलिंग दिखे। जब आप प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे तो प्रोजेक्ट्स में आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से क्लाइंट को क्या मुनाफा हुआ, क्या उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्या उसका एनुअल रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, क्या उसका टाइम इफिशियंसी बच गई, क्या पहले उसको मैन्युअली काम करने को बहुत ज्यादा समय लगता था उन्हें, फिर आपके प्रोजेक्ट के बाद, आपके ऑटोमेशन के बाद, आपके प्रोजेक्ट के बाद उनको बहुत कम समय लगने लगे, क्या मैन पावर रिड्यूस हो गया, क्या है ना, एग्जैक्टली आपके प्रोजेक्ट ने क्या किया है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। क्या इफिशियंसी बढ़ गई क्या काम की, उसकी वजह से, है कि नहीं। तो वो जो है वो इम्पैक्ट, वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी एडेड here in the sample. You will not see that. Why you will not see that? Because these are not your projects. These are just sample projects. समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। और हर प्रोजेक्ट्स में, हर हर किसी के प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट का सेक्शन अलग रहेगा। किसी के इसमें रहेगा प्रोजेक्ट टाइटल, फिर रहेगा क्लाइंट का नाम, फिर हो सकता है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, फिर हो सकता है प्रोजेक्ट का डोमेन, कि कौन से डोमेन में काम किया है। तो इट इज एन वेरिएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसी के इसमें टीम साइज भी हो सकता है, जनरली हम ऐड नहीं करते टाइम ड्यूरेशन और टीम साइज, रीजन बीइंग कि वो it sometimes becomes very difficult for students to explain those things. क्लाइंट का नाम भी हम ऐड नहीं करते, क्योंकि कभी कभार क्लाइंट का नाम देख के वो पूछ लेते हैं, अरे आपका क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट था, तो किस तरह का करके। और हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, कभी कभार स्टूडेंट्स, मतलब जो हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट ना हो। लेकिन क्योंकि कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने किया ये कौन से क्लाइंट के लिए किया है। आपको राइट है कि आप ना डिस्क्लोज करो, सर वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज द क्लाइंट इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज द कंपनी पॉलिसी, सो यू हैव द राइट। बट समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड वेरी नेचुरल टू टेल, क्योंकि अगर किसी ने बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम ऐसे अच्छे बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, तो दे इवन ऐड दैट इन द रिज्यूमे कि मैंने इतनी बड़ी क्लाइंट्स के साथ काम किया, इतने बड़े क्लाइंट की प्रोजेक्ट किया है, इट इज कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ प्राइड आल्सो।
तो फिर वो मेंशन भी करना चाहते हैं, है ना? तो इसीलिए मार्केट में कभी वो पूछते भी है आपके क्लाइंट कौन थे, कभी नहीं पूछते। तो पहली चीज ये भी समझना, जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, जब प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, तो प्रोजेक्ट का डोमेन क्या है, किस डोमेन का प्रोजेक्ट है, वो फाइनेंस डोमेन का है, क्या वो हेल्थ केयर का है, और ये सारी प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आपकी फैकल्टी आपको देंगी, ठीक है? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू ऐड इट इन द रिज्यूमे, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। आपने डोमेन ऐड किया है, इसका मतलब उस डोमेन के केपीआई जो है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो आपको पता है। वो प्रोजेक्ट क्लाइंट उस डोमेन में कैसे काम करता है, मान के चलो आपका आपका आपके क्लाइंट है एचडीएफसी, एचडीएफसी का डोमेन क्या हो गया, फाइनेंस डोमेन हो गया, बैंकिंग डोमेन हो गया। तो फिर बैंकिंग डोमेन की बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए, लोन क्या होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, डिफॉल्टिंग क्या होता है, कस्टमर डिफॉल्टिंग क्या होता है, बेसिक केपीआईज है, ये चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी हर दिन ब दिन, हर रोज इसी में काम कर रहा है। अगर आप वो आपके क्लाइंट थे, आपने उनके लिए काम किया है, तो ये सारी चीजें, जो ये सारी जो चीजें मैंने बताई, ये उनके डेटा में थी कहीं ना कहीं। उनके डेटा में जब एचडीएफसी का डेटा आपको मिलेगा, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, लोन, डिफॉल्टिंग, ये वो इस तरह का कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो जैसे सिबिल स्कोर एक होता है, तो आप ये नहीं कह सकते आपका क्लाइंट एचडीएफसी था और आपको सिबिल स्कोर क्या है नहीं पता, नहीं, ऐसा नहीं। तो जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के डोमेन के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, नंबर वन। एंड देन यू कैन ऐड द डोमेन हियर। नंबर टू, यू कैन ऑल्सो ऐड द क्लाइंट नेम, बट यू शुड हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट ऑल्सो। अगर आपने एचडीएफसी के बारे में पता किया है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एचडीएफसी इज अक्रॉस इंडिया, है ना, इट हैज मल्टीपल ब्रांचेस, इट वर्क्स इन दीज एंड दीज एंड दीज सेक्टर्स, ऑल ऑफ दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो, ठीक है? एचडीएफसी के करंट रेट्स एंड वट एवर, some basic information that you should always know। HDFC के admit, one second ना, I should be able to join it। ठीक है। ठीक है, ओके, गुड। चलो तो आगे चले। तो कहाँ तक, कहाँ क्या बात कर रहे थे हम, क्लाइंट के बारे में, प्रोजेक्ट के क्लाइंट के बारे में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, गिवन द फैक्ट दैट यू और यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद फिर बाद में आपके ऊपर है कि आपको प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना लंबा था, कब से कब आपने वो किया, फिर उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट किया, ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। टीम साइज कितनी बड़ी थी, ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया, वो जरूर बताना चाहिए। तो वो ये पॉइंट्स है जहाँ पे बताए गए। इसके बाद में आपके आपके आपने प्रोजेक्ट में काम करने के बाद, तो आपका प्रोजेक्ट में क्या की कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कुछ ऐसा कर दिया आपने जिससे पहले वो मॉडल का ये परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, उसका जो एक्यूरेसी है, रिकॉल रेट है, वो बहुत कम था, और आपने फिर कुछ तो करने के बाद उसको बहुत बढ़ा दिया, है ना? ऐसा ऐसा कुछ कर दिया, उसके परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट ला दिया आपने, या फिर आपके काम करने के बाद आपको क्लाइंट को ज्यादा मुनाफा हुआ है आपसे, client appreciated you for something, you gave the project before the deadline, whatever it is, okay। So अगर ऐसा कुछ किया है, तो वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, एंड देन यू कैन हाईलाइट दैट एज बोल्ड आल्सो, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जो भी स्पेस लगता है आपको बचा है, जैसे छोटा मोटा भी स्पेस बचा है, तो वहां पे आप जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्पेस नहीं बच रहा है, तो आप जो है इसका साइज छोटा कर सकते हैं, है ना, इसे साइज छोटा कर सकते हैं और फिर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा ये चीजें थी। तो रिज्यूम आप ऐसे की ऐसे ही यूज नहीं करोगे, यू वी विल नॉट रिज्यूम यूज द रिज्यूमे एज इट इज,
we will make sure that if there are any skills that we know, we will add it. अगर आप टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं, टाइम सीरीज की स्किल्स नहीं है, आप टाइम सीरीज की स्किल्स ऐड कीजिए। अगर आपने आपने टाइम सीरीज की अगर स्किल्स है और आपने नहीं पढ़ा है, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हैं, बट इन माय बेस्ट ओपिनियन आई वुड हम्बली सजेस्ट यू दैट कीप दी स्किल्स, यू स्टडी इन द मीन वाइल, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास समय रहेगा। उस समय में आप उसको पढ़िए, उस स्किल्स को पढ़िए और स्किल को एक्वायर कीजिए, उसको रिज्यूम में रहने दीजिए, है ना? ऐसा मत सर ये एजेनिटी की है कि ये वाली स्किल जो है वो मैं क्लास मिस हो गया, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, वो मुझे पता नहीं है, फिर भी रहने दीजिए, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से करना है, ठीक है? सो फार क्लियर? अभी यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है? जो हमने रिज्यूम के बारे में डिस्कस किया, उसमें किसी कोई प्रश्न है? गुड। तो हम आगे चलेंगे और आगे अब इस कंटेंट को यूज करके किस तरह रिज्यूम को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है? वो हम देखेंगे। So now I'm going ahead and sharing my Google Meet screen, ठीक है? तो सबसे पहले नाउ वी विल कम ऑन canva.com। अभी कैनवा क्या है? कैनवा से अगर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में देखा हो तो मैंने काफी सारे मैसेजेस भेजे, उसमें एक जो मैसेज है उसमें साधारण 6-7 लिंक्स भी अवेलेबल है। resume.com, canva.com, ये वो साइट्स है जहाँ पे आप रिज्यूम बना सकते हो, एक बढ़िया रिज्यूम बना सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कैनवा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो सारी साइट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको आई विल वॉक यू थ्रू कैनवा, और कैनवा पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप मार्केट में जो चल रहे हैं वो एक से एक अपीलिंग टेम्पलेट से रिज्यूम के उठा सकते हैं और उसी में आपका एड, अपना जो कंटेंट है वो डाल के उसको और बेहतर भी बना सकते हैं। सो से canva.com, जैसे आप canva.com पे ये करेंगे, यू विल बी प्रॉम्प्ट टू लॉग इन, बट बिकॉज आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन सो आई एम डायरेक्टली एट द होम पेज, ठीक है? बट इन योर केस इट विल आस्क यू टू लॉग इन, ठीक? तो आप आएंगे, फिर यहाँ पे वो लॉगिन के लिए लॉगिन विद गूगल पूछेगा। जनरली दीज डेज यू कैन जस्ट इजीली लॉग इन विद गूगल so you can log in with Google, but make sure you log in. Why? Because the next time when you come back in time, come back to Canva, तो वो आपने जो पिछली बार जो काम किया था वो सेव होना चाहिए, तो वो सेव दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, if I go to my home, whatever work I have done previously, is saved here. These are some of my work. It is saved here. Again, like that. So आप Canva पे आने के बाद directly in the search bar you can type resume and say enter, और फिर आपको यहाँ पे रिज्यूम के टेम्पलेट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? अब अगर आप चाहो तो इसमें कैटेगरी में सिलेक्ट करो, और कैटेगरी में आप सिलेक्ट करो कि आपकी जो कैटेगरी हो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे नहीं दिखा रहा है मिनिमाइज ऑप्शन, इसने हाल ही में चेंजेस किए हैं यूआई में, रिज्यूम में, ठीक है? और ये रिज्यूम पे आ गए। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये भी देखोगे, जहाँ पे क्राउन वाला छोटा सा सिंबल जो दिख रहा है आपको, क्राउन वाला, इट मीन्स उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, या फिर यू हैव टू पे एन एडिशनल फी ऑफ 60 रुपीज और समथिंग। लेकिन अगर उसको छोड़ के भी जो ये बिना बगैर क्राउन वाले बहुत अच्छे अच्छे सैंपल्स हैं, दे आर ऑल फ्री, ठीक है? अब आप देखोगे, आप बोलोगे सर दिस वन लुक्स वेरी गुड सर, कैन आई यूज दिस वन? नो, यू कैन नॉट यूज दैट वन, बिकॉज हर रिज्यूमे जो है वो आपकी इंडस्ट्री के लिए नहीं बना है, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, एडिटिंग, इस सब के लिए भी बने। तो ये इस तरह के रिज्यूम, ये जो है ये अपना चॉइस नहीं है। वी नीड अ प्रोफेशनल डिसेंट रिज्यूम, ठीक है? तो आप चाहो तो कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह का रिज्यूम सिलेक्ट कर सकते, ठीक है? तो से फॉर टुडे सेक से लेट मी पिक अप वन रिज्यूमे, है ना? मैं आपको एक रिज्यूमे इसमें से उठा के उस पे काम करके देखते हैं। चलो ये वाला रिज्यूम ठीक है, इसको कर लेते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब आप यहाँ पे आने के बाद ऑल यू हैव टू डू, इफ यू अंडरस्टैंड, so this is your name, this is your designation,
this is your objective, your aim of your resume. This is the experience section of the resume. These are the languages that you know, these are the skill sets, this is the education that you have taken, these are the contact details. है ना? तो क्या ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे रिज्यूमे में है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट पुल अप अवर से कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी, तो ये आपका नाम आ गया। उसी तरह से नीचे का क्या है, ये डेजिग्नेशन है, तो ये आपका जो डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन आ जाएगा, ये डेजिग्नेशन आ गया, ठीक है। डेवलपमेंट इंजीनियर, दिस हैज टू गो एंड इट इज आई मीन ब्यूटीफुल जॉब, इसको करने में भी आपको मजा आएगा। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड इन इट, कोई भी टेक्निकल स्टफ नहीं है, क्रिएटिव स्टफ है, ठीक है। तो बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप चाहो तो फिर ये क्या है कि ये बॉक्स को आप बड़ा कर सकते, छोटा कर सकते, इसको आगे पीछे कर सकते, वो सारी फैसिलिटीज इसमें है। इसको छोटा कर सकते, बड़ा कर सकते हैं, ऐसा इसमें। इसकी जो फॉन्ट्स है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे वर्ड में हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बिल्कुल उसी तरह से, है कि नहीं। नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया। ये अबाउट मी में क्या आ जाएगा, अबाउट मी में आपके बारे में अगर कुछ लिखा हो, जैसे आपने लिखा रहता है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब दिस दिस दिस, तो वो इसमें आएगा, है कि नहीं। तो अब देखो, we have to be very wise and intelligent in understanding how to draft about me, how to draft our professional summary, our one liner introduction of our resume according to the job opening। मान के चलो आपकी जॉब की ओपनिंग है कि यू नीड ए जेनियर इंजीनियर, अब आपका रिज्यूम जो मिला है वो है डेटा साइंटिस्ट का। जनरली ये डेटा साइंटिस्ट रिज्यूमे ऑल इनकम्पासिंग रिज्यूमे होता है कि वो हर फील्ड में चल जाता है। वो एडब्ल्यूएस के लिए भी चल जाएगा क्योंकि उसमें एडब्ल्यूएस की स्किल्स भी है, उसमें डेटा साइंस भी चल जाएगा, उसमें डेटाबेस इंजीनियरिंग आपका सीक्वल है, मोंगोडीबी, उसके लिए भी चल जाएगा। फिर आपका पाइथन इंजीनियर, पाइथन डेवलपर के लिए जाएगा, एमएल के लिए भी चल जाएगा, एनएलपी इंजीनियर के लिए भी चला जाएगा, जेनीए इंजीनियर के लिए भी चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो ओपनिंग है उसको टारगेट करना चाहिए। तो ओपनिंग क्या है, ओपनिंग अगर जेनिए इंजीनियर की है तो अब ये होना चाहिए कि आपके वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जो आपके लाइन फर्स्ट लाइनर जो है उसमें भी जेनीआई होना चाहिए, है कि नहीं। आपके स्किल सेट में जेनीआई ऊपर होने चाहिए, जेनीआई जेनीआई और जेनीआई को इलोंगेट कर देना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह से होना चाहिए। अगर अगर एमएल की है तो एमएल की जितनी भी आपको अल्गोरिदम्स है वो अल्गोरिदम्स लिस्ट आउट होने चाहिए, कुछ इस तरह से। तो आप कैसे बनाएंगे अबाउट मी, जो आपको रिज्यूम मिला वही जैसे का वैसा कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लेना है, आप चैट जीपीटी को, जेमिनाई को पूछो। मान के चलो कि वी आर हियर इन जेमिनाई, यू कैन सी द स्क्रीन, जेमिनाई दिख रहा है आपको, जेमिनी। Yes. Yes, yes. So what you will say ha Gemini, there is an opening for a GenAI role with so and so company, say with the Cognizant company. I want you to draft a say one liner resume summary for my resume applied for this position, and see, and just let's have a look what he suggests. Experienced GenAI specialist, proficient in end-to-end development and deployment of scalable LLM solutions। हाँ, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, और वो LLM को उसने हाईलाइट भी किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन। Innovative AI consultant focused on leveraging GenAI technologies to deliver। That's okay, मुझे लगता है कि ये इतना मजेदार नहीं बना है इसने। हम इसको कहेंगे कि draft an appealing and professional one-liner resume, one-liner resume summary that also highlights my
Gen AI and data science skills. Keep it concise to concise to 100 words. 100 वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से 50 वर्ड्स। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। देखो अभी अच्छे से काम कर रहा है। रिजल्ट ड्रिवन प्रोफेशनल विद deep expertise in end-to-end data science methodologies and deploying bespoke GenAI solutions, ready to drive scalable AI innovation aligned with cognizant देखा इसने कंपनी का भी नाम डाला, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी मजा नहीं है, लेकिन ऐसा 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो एक बहुत अच्छा लाइनर मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? फिर आप इसको उठाएंगे, कॉपी एंड देन यू विल पेस्ट हियर। अब ये कॉग्निजेंट की ओपनिंग स्पेसिफिक, ये आपका रिज्यूम का समरी हो गया, है कि नहीं? फिर इसके बाद एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे वो आपकी डेजिग्नेशन आएगी, यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा जो कि आपके रिज्यूम में वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। कुछ उस कंपनी में क्या किया आपने वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये बॉक्स को भी आप डिलीट कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आ गया डिलीट, ये डिलीट हो गया। और फिर क्योंकि वो डिलीट हो गया तो अब मैं बाकी का जो सेक्शन है ये 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 इन सबको ऊपर उठा सकता हूँ, है कि नहीं? और बहुत अच्छी बात इसमें ये भी है कि जब आप इसको शिफ्ट कर रहे हो ना कहीं पे, तो वो आपको अलाइनमेंट भी दिखाता है। इफ यू कैन सी दोस पिंक लाइंस, कैन यू सी दो पिंक लाइंस, Yes, sir. है ना? सो दैट व्हाट इज दैट, दैट शोज योर अलाइनमेंट कि आपका अलाइनमेंट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, लाइक इस तरह से हॉरिजॉन्टल किसके साथ वो बैठ रहा है अलाइनमेंट को दिखाता है इस तरह। और इसको फिर ऑफ कोर्स टेक्स्ट को आप छोटा कर सकते हो, ये बॉक्स को बड़ा कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज जो है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आपने, देखो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको एक पेज में फिट करना है तो उसी लिए आप कैसे भी टू मच यू नो ऐसा कुछ नहीं। इफ इट गोज टू सेकंड पेज नो प्रॉब्लम। जनरली एक रिज्यूमे जो है, आइडियली रिज्यूमे इज वन पेजर ऑलवेज, एक पेज से ज्यादा लोग आपके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका एक्सपीरियंस, आपके क्वालिटीज की स्किल्स है वो सब एक पेज में नहीं बैठ रहा है, तो लेट इट गो टू सेकंड पेज। दो पेज में भी आप आपका रिज्यूम बना सकते हैं। यू कैन ऐड अ पेज हियर, से ऐड अ पेज एंड देन यू कैन ऐड सम ऑफ दी स्किल्स, यू नो, ऐसे इसी तरह से। तो ऐसा कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो वो सेक्शन आपका इधर भी आ जाएगा। जैसे लैंग्वेजेस वाला सेक्शन है, ये मुझे चाहिए, तीनों चाहिए, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा और इसको पुल अप कर लूंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे पेज का भी चेंज करना है कलर, या इसका किसी कलर का चेंज करना है, तो दैट आई कैन डू। इट्स मोर और लेस लाइक वर्ड थिंग, ठीक है, वर्ड थिंग, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ऐड करोगे तो उधर का कंटेंट यूज करोगे, इधर का टेम्पलेट यूज करोगे। एट द सेम टाइम जो ओपनिंग है वो ओपनिंग को टारगेट करते हुए आप उसकी स्किल्स और आप उसका प्रोजेक्ट की, सॉरी अपना ये रिज्यूम की लाइन, वन लाइनर और एक्सपीरियंस को भी आप उसके अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर जेनीए का प्रोजेक्ट है, पहले जेनीए के रिज्यूमे है तो जेनीए का प्रोजेक्ट ऊपर होना चाहिए। अगर मान के चलो कि रिज्यूमे कुछ ऐसा है कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं, है ना? अगर मान के चलो कर ही रहे हो आप, एडब्ल्यूएस को ही कर रहे हो अप्लाई, तो फिर आप अभी ऐसा प्रोजेक्ट आपका ऊपर होना चाहिए जिसमें आपने एडब्ल्यूएस पे काम किया है ना, या क्लाउड पे काम किया है, एडब्ल्यूएस अज्योर पे काम किया है, जीसीपी पे काम किया है ना? जो प्रोजेक्ट जिसमें आपने उससे रिलेटेड कुछ काम किया है वो प्रोजेक्ट ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं? मेकिंग सेंस कि जो ओपनिंग है उसके अनुसार जो है चीजें, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका वन लाइनर इंट्रोडक्शन हो, चाहे आपके वो की स्किल्स हो, वो ऊपर होनी चाहिए। जैसे स्किल्स में अब जैसे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे पहले आना चाहिए आपकी जेनेआई की स्किल्स, फिर उसके बाद आना चाहिए आपके, है ना, जेनेटिक किया है जेनेआई इसकी स्किल्स आनी चाहिए, फिर उसके बाद एनएलपी, उसके बाद डीप लर्निंग और बाकी की चीजें विल फॉलो, है ना? सबसे नीचे आ जाएगा फिर वो आपको फ्लास्क आता है और फिर एडब्ल्यूएस आता है, वो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, व्हाट दे नीड इज दी जेएनए स्किल, तो वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से।
अब इसको आपने एक बार बना लिया, फोटो इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल। अगर आपको लगता है तो यू कैन ऐड योर फोटो, मेक श्योर द फोटो हैज टू बी प्रोफेशनल ओनली, इट हैज टू लुक प्रोफेशनल ओनली। कई तो बाइक वाइक पे बैठे और ऐसे बिल्कुल ऐसे फोटो नहीं चलेंगे, है ना। जैसे आप इसको देखोगे तो इसी तरह का फोटो चलेगा, जिसमें टाई है या नहीं है चलेगा, कोट है। अगर टाई है तो कोट का आवश्यकता नहीं है ना, या कोट और टाई दोनों भी हो सकता है। अगर कोट है तो टाई का आवश्यकता नहीं, या फिर दोनों हो सकता है ना। फॉर्मल शर्ट भी चलेगा, कोई सीधा सिंपल फॉर्मल शर्ट हो वो भी चलेगा। शादी वादी वाला फोटो ऐसे ऐसे नहीं चलते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसे पासपोर्ट साइज काइंड ऑफ फोटो को यहाँ पे यूज कर सकते हो। इफ यू फील इफ यू फील यू डोंट वांट इट, यू कैन जस्ट डिलीट इट, यू कैन जस्ट डिलीट दिस सेक्शन ऑल टुगेदर। और ये वाला जो सेक्शन है ये आप इसको कुछ और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यू कैन यूज इट फॉर दिस थिंग। ये आप इसको ऊपर उठा सकते हैं, ऐसे ऊपर उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे लाके रख सकते हैं। ये यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा स्पेस, समझ गए ना। इस तरह से फिर ये आपका छोटा हो जाएगा, फिर ये डब्बा आपका इस तरह से छोटा हो सकता है, जिसमें आपका ये स्पेस, ये सारी डिटेल्स यूटिलाइज हो जाएंगी, ये सारी डिटेल्स इस तरह से। और कुछ चाहो तो आप यहाँ पे आपका लिंक्डइन का हैंडल भी लगा सकते हो, गिटहब का लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो। और कुछ है आपका, क्या नहीं देना, जनरली फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक देने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। यूट्यूब की लिंक दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज अ टेक्निकल चैनल दैट यू हैव। क्या कुछ तो पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ तो आप डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहे हो, या कुछ रिकॉर्डेड है आपके लेक्चर्स वगैरह, ऐसे कुछ किया है तो फिर वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इस तरह से अब ये लास्ट में आप आओगे राइट साइड पे टॉप राइट में, तो आप यहाँ पे शेयर वाला बटन दिखेगा। अब ये शेयर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू अंडरस्टैंड, नाउ यू सी दैट देयर इज नो वर्ड ऑप्शन हियर, एंड दैट इज द रीजन यू नेवर गॉट अ PDF, you never got a Canva resume, you got only Word resume। Word resume इसीलिए ताकि आपको उसमें एडिट करके आना चाहिए। अब ये कैनवा पे क्या है, कैनवा पे वर्ड फाइल तो नहीं मिलेगी, तो आपको पीडीएफ के रूप में इसको स्टैंडर्ड पीडीएफ के रूप में आपको इसको डाउनलोड करना है। फिर आप बोलोगे सर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लिया, आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जब आप अगली बार आओगे, ठीक है, जब आप अगली बार आओगे तब होम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट डिजाइन में मिल जाएगा, रिसेंट डिजाइन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो अभी रिसेंट डिजाइन में आ गए। ठीक है, तो आपने पिछली बार जो काम किया था वो अभी सेव्ड है। वापस मैं इसको खोल सकता हूँ, वापस आई कैन मेक सम चेंजेस व्हाट एवर आई वांट टू मेक, से आई लर्नड अ न्यू algorithm in last week, then I can add something about that algorithm, make the changes, go to share, go to download, and again download as the PDF, download it। और वैसे भी आगे जब हमें किसी को शेयर करना होता है रिज्यूमे, किसी को भी शेयर करना, चाहे वो रिक्रूटर हो, चाहे कहीं पे किसी कंपनी के पोर्टल पे डालना हो, चाहे नौकरी की प्रोफाइल पे आपको अपलोड करना हो, किसी को भी आपको जब शेयर करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही शेयर करना चाहिए, वर्ड फॉर्मेट में नहीं करना। वर्ड फाइल कोई आपके मोबाइल में खोल ले तो उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। कभी वर्ड फाइल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समबडी में मॉडिफाई योर डेटा, चेंज योर डेटा, डेटा के साथ कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, इसीलिए पीडीएफ में शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे फिर उसको यूज करोगे। ऐसे कितने रिज्यूमे आपके पास होने चाहिए? नाउ लेट मी शो यू समथिंग। Let me first pull out, where is that, where is that? हाँ, ये है। ठीक है, चलो इसको देखो आप। से ये एक डेटा साइंटिस्ट का रिज्यूम है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब ये डेटा साइंटिस्ट के रिज्यूम में क्या है कि मेंशन क्या, पैशनेट डेटा साइंटिस्ट, ये मेंशन किया है। डेटा साइंस, डेटा साइंस डोमेन्स। ठीक है, डेटा साइंस में जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इसका डेटा प्रोसेसिंग का है, डेटा माइनिंग का है, डेटा एल्गोरिदम्स है, ये सब पे काम किया है।
अब अगर आप इस पे देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्योंकि डेटा साइंस है तो डेटा साइंस के लिए इम्पोर्टेंट आ जाता है मैथ्स, स्टैट्स, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स आ गया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आ गई, ठीक है? और उसके बाद क्या है लैंग्वेजेस के बारे में बताया, ये पांडास का प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में भी बताया कि डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, किसमें करते हैं, पांडास में करते हैं, स्पार्क में करते हैं, तो वो सब बताया। एक्सेल में भी डेटा प्रोसेसिंग होता है, पावर बीआई में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं, डैशबोर्ड्स में वगैरह, तो वो सब। फिर इसके बाद ये आ गया आपका कि डेटा पे क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं वो। फिर आ गया एडब्ल्यूएस, जीरा, ये गिटहब और बाकी सारी चीजें, और एनएलपी वगैरह, एमएल वगैरह वो आखिरी में आ गया। इसके बाद फिर वापस अफकोर्स बाकी सारी चीजें बाद में आ जाएगी। बट इफ यू सी द फोकस इज मोर ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, numpy maths, statistics, ठीक है, and then data processing. Generally this is what a data scientist does. The data scientist does more of science work, research work on the data. He analyzes the data, he processes the data, he brings the key insights from the data and presents those key insights in the dashboards or excel formats or excel ppts, इस तरह का। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी। लेट अस पुल अप अनदर रिज्यूमे, है ना, जहाँ पे आपको लेट मी शो यू अनदर रिज्यूम नाउ व्हिच इज एन एमएल इंजीनियर। अब आप स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताएं व्हाट डू यू सी ऑन स्क्रीन। हाँ, नाउ यू शुड बी एबल टू सी एल्गोरिदम वाला, है ना। तो अब आप इसको देखोगे तो ये क्या है, अब पैशनेट एमएल इंजीनियर आ गया, मान लीजिए, है ना, ये आ गया अब पैशनेट एमएल इंजीनियर हैविंग दिस। अब इस पे आप देखोगे तो एनएलपी, डीप लर्निंग, एमएल, ये सारी स्किल, ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। मॉडल परफॉर्मेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मॉडल इवैल्यूएशन, पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सब आपके क्या है, मशीन लर्निंग के बारे में बताया गया। अब ये एल्गोरिदम वाला सेक्शन देखोगे आप, कितने सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पे लिस्टेड है, लीनियर लॉजिस्टिक, लैफ स्टोरेज, केएनएन और ये सब, बूस्टिंग सर स्क्रीन एल्गोरिदम। विजिबल नहीं हो रही। इज इट? चलो ठीक है, वापस एक बार शेयर करता हूँ विंडो, ठीक है, अब दिख रही है। यस सर। हाँ, अब ये क्या है, अभी एक एमएल इंजीनियर का, तो पहले हमने डेटा साइंस का देखा, अब ये एमएल इंजीनियर, तो एमएल इंजीनियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग है उसके देखो, पैशनेट एमएल इंजीनियर, डेजिग्नेशन क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इधर कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जो उसका ओपनिंग है वो आप यहाँ पे हो करके बता दो। अल्टीमेटली डेजिग्नेशन तो आपके कंपनी का जो डेजिग्नेशन रहेगा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप जो आपको बताना है कि मैं एक्चुअली इस तरह का काम, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखा एमएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, है ना। फिर उसके बाद क्या, मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल ट्यूनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सब क्या है, ये सब मशीन लर्निंग के है कि नहीं। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखें एमएल, डीएल, ये सब मेंशन किया है। तो अब ये वाला सेक्शन अगर देखोगे आप तो एल्गोरिदम्स वाला, अब ये सी हाउ बिग दिस इज। अब यहाँ पे इन्होंने सारे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स मेंशन किए, बूस्टिंग, बैगिंग एल्गोरिदम्स, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, डायमेंशनलिटी डिडक्शन टेक्निक्स, डायमेंशनलिटी एक्सपेंशन टेक्निक्स, टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिदम, टाइम सीरीज एल्गोरिदम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, जेनिया एल्गोरिदम, सब इसमें आए। तो अब इसमें इसका पूरा फोकस क्या है, फोकस इसका है मशीन लर्निंग की तरफ, है कि नहीं, मॉडल सेविंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, मॉडल इनहांसमेंट, हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग, समझ रहे हैं ना। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, और उसके अनुसार फिर आप रिज्यूम को ये दो, रिज्यूम को बनाओ फॉर दिस रेफरेंस, आई विल शेयर दिस रिज्यूम विद, ये भी डेटा साइंस वाला भी और पाइथन डेवलपर वाला भी है। पाइथन वाले के लिए फिर पाइथन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, सीआईसीडी पाइपलाइनिंग बिल्ड करना, उस पे वगैरह फोकस होना चाहिए, गिटहब वगैरह जो आपने सीखा हुआ है उसके बारे में, एडब्ल्यूएस क्लाउड वगैरह उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना वगैरह उसके बारे में, तो वो फिर आपको वहां पे दिखेगा उस रिज्यूम में। सो एनीवेज द आइडिया इज दैट यू शुड क्रिएट अ टेलर मेड रिज्यूमे फॉर द जॉब ओपनिंग, जो ओपनिंग है उसको टारगेट करने के लिए आपका ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मेकिंग सेंस। देखो दादा Yes. हाँ, मार्केट में यस सर, यस कंपटीशन सर। है। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, आउट ऑफ दिस स्कोप बट स्टिल, say now the companies are building application. One of our student, he was involved in building an application called as resume cv score evaluator. अब ये एप्लीकेशन क्या होता है, जनरली सारी कंपनीज ये वो यूज करती है, ऑनलाइन भी अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा रिज्यूम स्कोर कैलकुलेटर, रिज्यूम स्कोर इवैल्यूएटर करके, तो आपको मिल जाएगा। उसमें जो
उसमें क्या है, उसमें आपने जॉब ओपनिंग डालनी है, जेडी, एक बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे दिखता है। वेयर इज इट, वेयर इज इट। ये देखो, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये के डेटा साइंस का जॉब ओपनिंग है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर करूंगा मैं। आप यहाँ पे वी आर हायरिंग डेटा साइंटिस्ट, रिटेल एनालिस्ट में चाहिए, रिटेल एनालिटिक्स, इस तरह का डेजिग्नेशन रहेगा। पैकेज 20 लाख तक का रहेगा, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बैंगलोर वर्क लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है। और कहाँ पे काम करेंगे, बिल्ड एंड डिप्लोमा एमएल मॉडल्स, यहाँ पे मशीन लर्निंग पे फोकस है। रिटेल एंड कोलैबोरेट विद प्रोडक्ट, ये मस्ट हैव स्किल्स में क्या है, पाइथन है, सीक्वल है, ये आना ही चाहिए बोल रहे हैं। अगर पाइस्पार्क आ रहा है तो बहुत बढ़िया। एंड टू एंड मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, हैंड ऑन डिटेल इस तरह का होना चाहिए। अब आप ये स्किल्स, इसको कहते हैं जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब में एक्सपेक्टेड क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अब इसको, इस जेडी को आप वहां पे डालो, सीवी स्कोर कैलकुलेटर में जेडी डालो, और फिर उसमें रिज्यूमे डालो आपका। अब वो रिज्यूमे को स्कैन करेगा, जेने करता है ना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको स्कैन करता है, बेस्ड ऑन इट्स अंडरस्टैंडिंग इट विल गिव यू सम स्कोर, कि सर ये 54% मैच है आपके जेडी के लिए। क्योंकि ये जो जेडी है उसमें उसको पाइथन उतना नहीं आता है, उसने आर पे ज्यादा काम किया है, या फिर उसको पाइथन आता है लेकिन मशीन लर्निंग का उतना नॉलेज नहीं है, कि नहीं। तो जेडी में जितना आप पाइथन से रिलेटेड डेटा, मशीन लर्निंग, जैसे अभी मशीन लर्निंग के आपको काफी सारे एल्गोरिदम्स दिखाए थे, जब आप ऐसे एल्गोरिदम दिखाएंगे, इमीडिएटली द मॉडल विल अंडरस्टैंड, सीवी स्कोर इवैल्यूएटर विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग, so this is a machine learning centric resume, then it gives you a better score, 90%, 95% ऐसे। अब उस स्कोर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि आपका इंटरव्यू पहले शेड्यूल करना है या दूसरे का इंटरव्यू पहले शेड्यूल करना है। विच कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिसका स्किल सेट, जिसके प्रोजेक्ट्स, जिसका रिज्यूमे टैगलाइन मैच कर रहा है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर उनके एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल्स, आपका रिज्यूमे मैच हो रहा है, तो फिर आपको प्राधान्य दिया जाएगा, यू विल बी गिवन प्रायोरिटी। क्योंकि अभी देखो, उनके पास रिज्यूम्स का कमी नहीं आएगा, उनके दे विल हैव से 10 कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर द सेम जॉब, बट अमंग द 10 कैंडिडेट्स, इवन इफ दे आर नॉट यूजिंग द सीवी स्कोर, दे विल सी द रिज्यूमे मैन्युअली देख के वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा कैलिबर का लग रहा है, उसका पहले पहले शेड्यूल करना है। समझ रहे हैं। अगर उनके पास ओपनिंग एक ही है तो 10 जन को टारगेट भी नहीं करेंगे, फिर वो 2-3 को ही सिलेक्ट, वो 10 रिज्यूम में से वो 3-4 ही रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे, बाकी को तो वैसे ड्रॉप आउट। मतलब इन द वेरी फर्स्ट, योर रिज्यूम इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही डिफाइन कर रहा है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा या नहीं होगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिज्यूम। इज दिस मेकिंग सेंस? मैंने एक आपको इंस्टाग्राम का वीडियो भी भेजा है ना। अब आप देखोगे उसमें, तो वो क्या है, नेटफ्लिक्स का ओपनिंग है, और नेटफ्लिक्स का लिए उसने जो रिज्यूमे बनाया वो भी ऐसा नेटफ्लिक्स के स्टाइल में ही बनाया है, वही कलर है ना, उसी तरह का फॉन्ट, उसी के लोगोज, और बिल्कुल उस तरह से। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि दिखावे पे ही नहीं फोकस किया, उसका उसके क्वालिटीज भी मैच, उनके स्किल्स भी मैच कर रहे हैं, लेकिन ही शोइंग दैट हाउ मच ही इज इंटेंडिंग, हाउ मच ही इज पुटिंग एफर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, हाउ मच कीन ही इज। तो वो दिखना चाहिए कीननेस। जब आप कभी कंपनी का नाम आपके रिज्यूम में ऐड कर देते हो जिसका कंपनी का ओपनिंग है, तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो रिज्यूम आपने बस उस कंपनी के लिए ही बनाया है, मतलब उस कंपनी के लिए आप वेट कर रहे थे उस कंपनी को अप्लाई करने के लिए। कभी कभी कहते हैं दिस इज माई ड्रीम जॉब टू गेट इन विच कंपनी, सो एंड सो कंपनी, है ना। तो सो एंड सो कंपनी में के लिए आपने वो रिज्यूमे बनाया है, ऐसा लगना चाहिए, है कि नहीं। जितना वो आपका इंटरेस्ट दिखेगा, जितना आपका एफर्ट दिखेगा उसमें, उतना ही ज्यादा सामने से भी आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, मेकिंग सेंस? ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो गुड। सो नाउ वी विल गो अहेड
अभी कैनवा इज गुड, कैनवास हमको समझ में आ गया, वेरी इजी, ठीक है। अभी आप बाकी के नहीं देखेंगे, बाकी यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है। 6-7 साइट्स और भेजे मैंने, वॉट एवर यू नो यू फील गुड, यू कैन यूज आइदर ऑफ दैट साइट, बट एटलीस्ट यू शुड क्रिएट 3-4 रिज्यूम्स अलग अलग तरह के। एक तो आपका जेनेआई का रिज्यूम होना चाहिए, जेनेआई और एजेंट के का एक रिज्यूम होना चाहिए। एक आप नॉर्मल डेटा साइंस रोल के लिए भी बना सकते हो, और एक आधी आप बना सकते हो एमएल एनएलपी। कभी कभार मार्केट में ना काफी ऐसी भी कंपनीज है जो जिनको बस मशीन लर्निंग वाले चाहिए, उनको जेएनआई वगैरह उतना ये नहीं। अभी मतलब दे आर नॉट सो मच इन 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 द मार्केट, जेएनआई वगैरह पे काम नहीं कर रहे हैं, तो दे आर मोर ट्रेडिशनल, दे आर स्टिल वर्किंग विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ऐसा भी है। तो फिर वो चाहते हैं कि उनको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का नॉलेज जाए इस तरह से। तो you know sometimes it is because their client already has the model built and then they need maintenance and then improvement on that model, so that's why they're only looking for machine learning only specifically, ऐसा भी हो सकता है। there can be 10 reasons of course, you know, but whatever is their requirement we want to create, you know, resumes like that। तो ऐसे 3-4 सैंपल्स तो आपके पास रिज्यूम के होने चाहिए, अलग अलग टेम्पलेट्स में भी बना सकते हो, कभी किसी में फोटो डाल के बनाओ, बिना फोटो के भी बना के देखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। if you spend say 2-3 hours any day 2-3 hours you will make 2-3 resumes, कंटेंट तो आपके पास है ही, ठीक है। उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं कंटेंट ऑफ कोर्स इफ यू वांट, लेकिन इस तरह से तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक साइंस, नो डेटा साइंस, कॉमन सेंस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ इसको शिफ्ट करके बना के एक अच्छा रिज्यूम का टेम्पलेट बना सकते हैं। do not use very bold colors also, एकदम डार्क ब्लैक रेड, do not use neon colors, येलो ग्रीन येलो ब्लू रेड, है ना, यू अंडरस्टैंड। इस तरह से कोई भी आग को भड़कीले कलर्स वगैरह ऐसे वगैरह यूज नहीं करना है, कीप इट मोर सोबर सिंपल डिसेंट प्रोफेशनल। जो मैंने आपको सैंपल दिखाया था उसमें कोई कलर नहीं था, एक पेज का रिज्यूमे था, सब एक पेज में फिट किया गया था बराबर। तो इट नीड नॉट, रिज्यूम इज समथिंग दैट शुड बी, ऑफ कोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव, लेकिन वो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पूरा काम दिखावे पे ही है आपका, मेन कंटेंट पे काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे, और आगे जाके हम रिज्यूम पे हो गया। अभी रिज्यूम वी आर गुड विद रिज्यूम, ठीक है, अभी हमने रिज्यूम बना लिया। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज टू बी डन विद दैट रिज्यूम। अब रिज्यूम तो बन गया, तो रिज्यूम तो हमारे पास है बन, लेकिन अब मार्केट में रिज्यूम कैसे पहुंचेगा, लोगों को कैसे पता चले, कंपनी को कैसे पता चलेगा कि वी आर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, हमें जॉब चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। अब by the will of the providence and uh, by the blessings of the cutting edge technologies like AI, now we have online job portals जहाँ पे we just have to create an account and then we have to upload our resume, that's it, or or the company will find you, you don't have to even find the company। Otherwise पहले in the earlier times it was so difficult, now 10 years back you literally have to find the job openings in the newspaper, in the newspaper which means you have to read the newspaper, you have to see, then you have to google out कि कोई कंपनी है कि जिसका जॉब ओपनिंग चल रहा है क्या, है ना। कंपनी के साइट पे आपको जो जो कंपनी समझ में आ रहा है उस कंपनी के साइट पे जाके चेक करना, दोस्तों को पूछना, किसी का रेफरेंस मांगना, चाचा मामा कोई कंपनी में उनका रेफरेंस से जाना, बहुत ही ट्रेबल्सडम प्रोसेस था। और ऊपर से फिर उसके जो इंटरव्यूज भी होते थे, इट वाज एन ऑफलाइन यू नो ड्राइव इंटरव्यू, जिसके लिए आपको जाना है ना। कभी कभार इंटरव्यू तो कहीं पे बैंगलोर में, हैदराबाद में, आप हो पुणे में, फिर यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के जाते हो। आई हैव सीन लाइक in our time students have gone from Pune to Delhi, Pune to Chennai, Pune to Bangalore, they have gone just to give इंटरव्यू देने के, कंपनी के इंटरव्यू देने के लिए वहां पे गए। एंड देन व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू इट्स लाइक यू नो, वो एक दिन पहले गए वहां पे जाके स्टे किया कई दोस्त के यहाँ पे, फिर अगले दिन सुबह उठ के पूरा रेडी वेडी होके वहां पे पोहा इडली, पोहा नहीं है भाई तो क्या मिलेगा, इडली सांभर चटनी वड़ा जो मिला वो खाया, फिर बस पकड़ी, फिर वो ऑफिस के लोकेशन पे गया, फिर उधर कार्ड लेना पड़ता है, विजिट की एंट्री करनी पड़ती है, अंदर जाओ तो फिर 10 लोग बैठे हुए दिखते कंपटीशन वाले कॉम्पिटिटर्स। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा, फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उसमें नर्वसनेस अलग लेवल की होती है। इतना सब होने के बाद फिर आप वेट करते हो कि आपका रिजल्ट आएगा, फिर शाम हो गई फिर बताते हैं
आपको कि आज नहीं, आपका रिजल्ट कल आएगा, फिर कल आपको वही फिर इडली सांभर खा के वापस आना है ऑफिस पे। तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस था पहले, है कि नहीं? और इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको सिलेक्ट किया गया है। फिर रिजेक्शन हो सकता है, फिर वापस आ जाओ पुणे में, फिर ढूंढो, और ढूंढने का प्रोसेस भी बड़ा डिफिकल्ट। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली एवरीथिंग हैज बिकम वेरी इजी। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है? घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो। जो भी ऐसा भी नहीं कि स्टूडेंट्स एकदम जब आपको इंटरव्यू के साथ काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कैमरे पे भी यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और फिर जॉब जॉब पोर्टल से, ऑनलाइन पोर्टल से, तो वहीं से सब कुछ मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं कि एक ही पोर्टल है, इतने सारे ढेलों पोर्टल्स है। Indeed.com, jobhire.com, linkedin.com, naukri.com, इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जिसपे आप आज आपको एक अकाउंट भी, सब पे तो अभी क्रिएट करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज एटलीस्ट एक naukri.com पे आपको क्रिएट करके दिखाएंगे अकाउंट। अगर आपने सिर्फ नौकरी बना लिया, या तो फिर आप कोई एक जॉब पोर्टल पकड़ लो, उस पे ही 2-3 अकाउंट खोल दो आपके नाम, अलग अलग नाम। जैसे आपका नाम है, कुछ है आपका नाम, मान के चल लो, क्या नाम है आपका, शिवाजी पुणेकर है मान के चलो, तो शिवाजी पुणेकर, पुणेकर शिवाजी, पुणेकर पिताजी का नाम, फिर शिवाजी, ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग मेल आईडी डाल के आप अकाउंट बना सकते हैं। एज लॉन्ग एज योर मेल आईडी इज डिफरेंट, एज लॉन्ग एज योर फोन नंबर इज डिफरेंट, योर अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज ए न्यू डिफरेंट अकाउंट, ठीक है? इस तरह से। तो अलग मेल आईडी, और मेल आईडी क्रिएट करने को मेल आईडी भी फ्री रखी है माइक्रोसॉफ्ट में, है ना? सुनने में आया पर मेल आईडी 5 रुपए चार्ज करने वाले कर, पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन अभी तो फ्री मेल आईडी तो कितने भी मेल आईडी बना सकते हैं। डेडिकेटेडली एक मेल आईडी आपने बना के रख देना है, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, 2 से 3 मेल आईडी आप बना के रख सकते हो, जितना आपने अकाउंट्स बनाने हैं जॉब के, जॉब जॉब पोर्टल्स के, आपको जितने अकाउंट बनाने हैं उतने आप मेल आईडी बना सकते हैं। लेकिन वो सारे मेल आईडी जो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ नौकरी को टारगेट करने के, जॉब को टारगेट करने के लिए होने चाहिए। आपके रेगुलर मेल आईडीज मत यूज करो, क्योंकि रेगुलर मेल आईडी में आपको ढेरों सारे मेल आते हैं, उसके बीच में कोई जॉब का मेल दब जाएगा, कहीं चला जाएगा, वो ध्यान नहीं आएगा, छूट जाएगा, वैसे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? और योर मेल आईडी, समटाइम्स योर मेल आईडी, करंट फोन नंबर कैन बी कनेक्टेड टू सो मच ऑफ डेटा दीज डेज, पीपल एक्चुअली कैप्चर डेटा एवरीवेयर, एवरीवेयर। पेट्रोल पंप पे भी डेटा कैप्चर होता है, आपके एटीएम का, इसका, उसका, फोन नंबर का, सबका, किधर किधर हर जगह डेटा कैप्चर होता है। तो इसीलिए मान के, जैसे आपने देखो किसी को कॉल करके देखा तो वो ट्रू कॉलर पे नाम आ जाता है, वो उसका डेजिग्नेशन भी लिख के आ जाता है कि नहीं? और कभी कभार लोकेशन भी लिख के आ जाता है ना? क्योंकि लोग सेव करके रखते हैं तो वो डेटा दिखता है इस तरह से। तो इसीलिए अगर आपने वही फोन यूज किया तो पता चला, रिक्रूटर को पता चल गया कि आप आपके नाम के सामने कुछ ऐसा आ गया, मयूर कोथुड़े, वेलोसिटी स्टूडेंट। ऐसा अगर आ गया तो, और खुदा ना खास्ता अगर उसको वेलोसिटी के बारे में पता हो तो मे बी, so I have hundreds of examples. I can tell you कि students ने कैसा कैसा लीला किया है, you know. But again, the time is short. So anyway, the point is कि नवा घड़ी नवा डाव, नया खेल खेलना है ना, तो नया मेल आईडी, नया फोन नंबर, बस सिंपल रूल, है ना? सिंपल रूल। नया नया फोन नंबर लेंगे, कितना फोन नंबर आपको, जितने फोन नंबर आपको चाहिए, आपके 3-4 अकाउंट बनाने के हैं अलग अलग, तो 3-4 नंबर ले लो। एक फोन में 2 सिम तो बैठता ही है कम से कम, ठीक है? ऐसे बाकी वो फिगर आउट, यू फिगर आउट दैट, यू फिगर आउट हाउ यू वांट टू डू दैट, बट इफ यू आर स्मार्ट, ट्रस्ट मी, इफ यू आर स्मार्ट, इधर ही काम करने का आवश्यकता है। बाकी आपने पढ़ाई लिखाई बहुत किया है, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, नाउ आई नो वन स्टूडेंट, ही इज सो स्टडिंग, सो मच स्टडिंग इन डीप, उनको मतलब वो ऐसा लग रहा है अभी वो पीएचडी कर लेंगे, वो प्रोफेसर बन जाएंगे जी, नहीं में, इतना पढ़ रहे हैं। मैं उनको कह रहे थे, बाबा इतना पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, 50% भी इसका पढ़ लिया तो भी बहुत है, तुम 50 इंटरव्यू दो ना, तुमको एक ही इंटरव्यू देना है, वही क्रैक करो ना, क्या आवश्यकता है ना? समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं करने का कि सर मैं पहले जब तक पूरा पढ़ नहीं लूँ तब तक मार्केट में नहीं उतरूंगा, फिर आप कभी नहीं उतरोगे, फिर आप उतरने तक वो टेक्नोलॉजी और आगे चला जाएगा। 2 साल पहले जेनिया नहीं था, अभी जेनिया भी पढ़ना पड़ रहा है, अभी एजेंट्स पढ़ रहे हैं आपको, समझ रहे? तो टाइम नहीं ले सकते अभी उतरने मार्केट। सर मैं थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 महीना रिवाइज कर, आवश्यकता ही नहीं है, नहीं हुआ रिवीजन फिर भी उतर जाओ पहले, बिना सिर्फ तलवार लेकर उतर जाओ युद्ध के मैदान में, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पर जख्म खाओगे, 2-4 घाव खाओगे, फिर आ जाना, फिर ढाल चढ़ाना, फिर जाना,
2-3 बार युद्ध करोगे, जैसे मोहम्मद गुनी ने कितनी बार युद्ध किया था? 19 बार किया था, तब जाके हरा दिया था। तो करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवक जात थे सिर पर पड़त ईट पर पड़त। तो अभ्यास ने तो कौन ते बता दे। तो इसी तरह से क्या करना है कि अटेम्प्ट देने, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट देने, है ना। अभ्यास तो करना है, लेकिन अभ्यास में इतना अभ्यास में नहीं लग जाना है कि इंटरव्यू देना बाजू में रख जाओ आप, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स आर सो नर्वस विद इंटरव्यूज, दे कीप इंटरव्यूज असाइड एंड देन दे जस्ट फोकस ऑन स्टडीइंग। ये नहीं चलेगा। आपने पढ़ाई कम भी की ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरव्यू ज्यादा देने पे फोकस करो। इसीलिए ये जो प्रोसेस हम पूरा समझ रहे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप इसको, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। जब आप, जैसे मैं आपको बताऊंगा नौकरी का प्रोफाइल बनाना, एक एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने 4-4 5-5 नौकरी का प्रोफाइल बनाया, अलग मेल आईडीज, अलग फोन नंबर। आप बोले सर 4-5 अलग फोन नंबर, हाँ क्यों नहीं रख सकते, 2-3 फोन है उसके पास, रखा है उसने। उसको दिन भर में कॉल आते रहते, उसको दिन में 10 कॉल होते उसके। और फिर क्या है, फिर जितने कॉल्स उतने ज्यादा इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, जितने इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, फिर रिज्यूम पे वैसे ही काम किया उसने। आप लोगों पेड सर्विसेज भी लिए, नौकरी की पेड सर्विसेज लिए, लिंक्डइन का पेड सर्विसेज लिए, वो भी करते हैं लोग, है ना। तो ये सब आप बेसिकली, आप इसमें जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, है ना, जितने ज्यादा आप इंटरव्यू देंगे, उतना ही आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, उतने ही आपकी ज्यादा इंटरव्यू क्रैक होंगे, प्रोबेबिलिटी, सिंपल मैथ्स, है ना। द मोर इंटरव्यूज यू गिव, देयर आर मोर चांसेस दैट यू गेट थ्रू दोज इंटरव्यू राउंड्स। हमने इंटरव्यू ज्यादा देने हैं, और अगर आप इंटरव्यू ज्यादा देते हैं तो फिर लाइकली यू विल हैव मोर ऑफर्स आल्सो, और क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑफर रहेंगे तो काउंटर ऑफर्स आपको अच्छे मिलेंगे। समझ में? हो सकता है आपको पहला पैकेज जो 10 लाख का ही चालू है, लेकिन 10 लाख से आगे जाओगे फिर, क्योंकि काउंटर ऑफर लेते लेते आप 25-30 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगर आप जानते हो तो जेएनआई 3 साल का भी एक्सपीरियंस लगाया है तो 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, कोई नया बात नहीं बता रहा। तो मेरे मार्केट इज जस्ट ओपन, आपको देने के लिए मार्केट पूरा खुला है। बाकी आप कितने स्मार्ट है अभी आप पे डिपेंड, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है ना। यू नीड दैट स्मार्टनेस, एक्स्ट्रा लिटिल स्मार्टनेस एंड क्लेवरनेस हियर आल्सो। ठीक है, अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि naukri.com। ठीक है, लेट मी नो व्हेन माय स्क्रीन इज विजिबल। अब ऐसा करेंगे, आज किसी का नौकरी का अकाउंट बना ही लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो चेतन सर के बैच के स्टूडेंट्स है, तो आप अभी अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका बैच एंड होने को आ गया, ठीक है, अब आपका रिज्यूम भी मिल गया, तो आपका शुभ कार्य आज कर ही देंगे। कोई एक वॉलेंटियर है जिनका नौकरी का अकाउंट हम खुद बना के दे देंगे। चलो, समवन वॉलेंटियर। चलो करो, वॉलेंटियर करो। अरे इनिशिएटिव लेना, अगर आपका रिज्यूम, आपका नौकरी का अकाउंट बना के देंगे तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आपका समय बचेगा। कोई तो होगा बनाया नहीं है, ये श्वेता, वेरी नाइस, थैंक यू। सो नाउ, अब श्वेता, अब आप देखोगे कि इस पे हम करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स मांगेंगे, वो बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, आपका फोन नंबर, आपका मेल आईडी, आपके एजुकेशनल, आपका रिज्यूमे का कुछ डिटेल ऐसे वगैरह मांगेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम रजिस्टर करेंगे आपको, और आपका जो रिज्यूमे है फिलहाल के लिए उसी रिज्यूम को यूटिलाइज करेंगे, आपके सारे डिटेल्स भरेंगे, की स्किल्स भरेंगे, और सबने ध्यान से देना है, देखना है कि हमने किस तरह की स्किल्स भरे, सब किस कहाँ पे हमने अप्लाई किया, किस तरह से अप्लाई किया, हर चीज ध्यान से देना है। कहाँ पे किस चीज को ब्लॉक किया है हमने, क्या मेंशन किया है, क्या किस, हम हर एक चीज करेंगे, उसको ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है सब। ठीक, सबसे पहले आ गया रजिस्टर पे। रजिस्टर पे आने के बाद अब इसने सबसे पहले नाम पूछे, तो नाम आपका आ गया, क्या है, श्वेता। तो श्वेता, आपका पूरा नाम, श्वेता बिसेन सर। अगर कंफर्टेबल नहीं ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डिटेल शेयर कर फुल सकते नेम बताना है सर? हैं। हाँ, हाँ फुल नेम? मैसेज पे आप मुझे, हाँ फुल नेम। श्वेता संतोष बिसेन। तो श्वेता विषय नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मेल आईडी लगेगा।
ठीक है। अब ये कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो, लेकिन अब आप तब ये कंटिन्यू विद गूगल तब करना है आपने जब आप एक नया मेल आईडी का अकाउंट आपने बना लिया है, जो आप मेल आईडी सिर्फ नौकरी के लिए यूज करने वाले, तब ये कंटिन्यू विद गूगल करो। ठीक है, इस तरह से। हाँ, अभी ईमेल आईडी, ऐसा मेल आईडी दीजिए जो मेल आईडी आपने यूज करके नौकरी का प्रोफाइल नहीं बनाया पहले, अगर ऐसा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड बना दिया है, वो आपको शेयर करूंगा। हाँ, फोन नंबर बताइए। Yes, sir. अगर नया नंबर हो तो बेहतर है, अगर पुराना हो तो आप नया नंबर ले लेना और फिर यहाँ पे अपडेट कर देना। हाँ, यू कैन अपडेट दी फोन नंबर ऑल्सो। पेस्ट करने का जरूरत नहीं है अगर आपने ऐसा, तो चलो ठीक है, कर दिया तो कोई। ठीक है, अब इसके बाद नाउ इट इज आस्किंग आर यू एक्सपीरियंस्ड, आर यू फ्रेशर। वी आर नेवर फ्रेशर। अगर आपके पास इंटर्नशिप भी है तो भी बोलोगे आप आई एम एक्सपीरियंस्ड, तो इसके लिए आप एक्सपीरियंस करके सिलेक्ट करोगे। अब ये आपका रिज्यूमे मांग रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अपलोड रिज्यूमे हियर। श्वेता, सर्च करते हैं श्वेता लिसनिंग, आपका रिज्यूमे आ गया। ठीक है, अब फिर आपने इसको 1 या 2 दिन के अंदर रिज्यूम को चेंज कर देना, उसमें जो भी आपको ये ऐड करना है, स्किल्स प्रोजेक्ट्स ऐड करना है, उसको ऐड करके फिर वो रिज्यूम को अपडेट करना है। फिलहाल के लिए अभी ये रिज्यूम मैंने ऐड किया। अब ये रिज्यूम ऐड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौकरी की प्रोफाइल 100% कंप्लीटेड नहीं दिखाती है जब तक आपने रिज्यूम ऐड नहीं किया। फिर ये कह रहा है सेंड में इंपॉर्टेंट अपडेट्स, यस, इस पे ध्यान से क्लिक करना है। ठीक है, सेंड में इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ व्हाट्सएप, मतलब ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस पे भेजिए। ओके, रजिस्टर नाउ। अब इसके बाद ये छोटे छोटे सवाल पूछना चालू करेगा, है ना। आपको एक ओटीपी आया होगा तो ओटीपी बताइए। 9606. ठीक है, अभी कह रहा आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, यस। आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, मतलब 3.4. कितना? सर रेज्यूमे में जो आया है हाँ, रिज्यूम में कितना है? 3.4. हाँ बस, तो 3-4। ठीक है, इसी तरह कंपनी का नाम रिज्यूम रिज्यूम में क्या आया है? HCL पुणे. HCL टेक्नोलॉजीज पुणे। ठीक है, चलो। करंट जॉब टाइटल, अब इसमें आपका जॉब क्या है, क्या डेटा जेनी साइंटिस्ट. है, डेटा साइंटिस्ट है। ठीक है, आगे डेटा साइंटिस्ट सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन दिखाता है उसमें से चूज कर सकते हैं, वो ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है। करंट सिटी क्या है, पुणे है। ठीक है, ड्यूरेशन कब से कब तक काम कर रहे हो यहाँ पे? 3.2 ईयर्स पीछे चले गए, 3.4 ईयर्स पीछे चले गए, तो ये हो गया 2022। हाँ 2022, और मंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जून। हाँ, जून 2022 हाँ. टू प्रेजेंट, अभी आप यहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो गया, समझ रहे हैं ना। अगर ये बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली सेट भी कर देता है, 3.5 मंथ्स भी कर देता है, वो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब आपका एनुअल सैलरी कितना दिखाना है। हाँ, अब आप व्हाट्सएप पे जाइए और वापस फिर वो मैसेजेस देखिए जो हमने आपको दिखाए। इसमें देखो, पैकेज डिक्लेरेशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस करके एक मैसेज है, छोटा सा मैसेज है व्हाट्सएप पे। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो आप 3 लाख तक का पैकेज बता सकते हैं। 3 लाख तक का मतलब 3 लाख डॉट, ऐसा नहीं बताना है ना। या तो 3 लाख से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, है ना। 2,95,000 और समथिंग ऐसे। अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 लाख लिख रहे थे, 3 से 4 के बीच में। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 से 5, और क्योंकि इनका 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो 5 से 6.5 के बीच का हम पैकेज दिखाएंगे। ठीक है, मेकिंग सेंस। तो वी विल से समथिंग लाइक 5,55,000, 5,55,000
100, ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। ऐसे आखिरी में 102, 109 या 807 ऐसा कुछ भी चलेगा, ठीक है। नोटिस पीरियड, ठीक है, नोटिस पीरियड। अब if you are a fresher, you always have a notice period which is 15 days or less. If you are working, then there are two things, that your official notice period will be at least 2 months. 1.5 महीने से 2 महीने तक का ऑफिशियल नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है, अगर 2 महीने का नोटिस पीरियड है तो कंपनी ऐसा नहीं कि 2 महीने आपको काम कराएगी, वो जल्दी कभी कभार आपको जल्दी भी छोड़ती है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। So now if you are working and your notice period is say 2 months, official notice period is 2 months, you can still mention your notice period as 1 month. अब ये 1 मंथ आप क्यों बताओगे? क्योंकि 1 मंथ आप इसलिए बताओगे कि 2 महीने का नोटिस पीरियड है सर, लेकिन मेरी कंपनी जो है वो पेपर डालने के बाद जल्दी भी छोड़ देती है। इसने पहले भी अभी इसी साल और भी कैंडिडेट्स को इमीडिएट रिलीव दिया है, ठीक है। कभी कभार कुछ कुछ कंपनीज है वो तो कहती भी है अपने एम्प्लॉयज को कि आप बाहर जॉब देखना चालू करें, अभी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे कंपनी को, ऐसा भी कहती है ना, क्योंकि ज्यादा देर कोई बेंच पे रखना नहीं चाहता है। वो कहते हैं कि हम आपको इमीडिएटली रिलीव भी कर देंगे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस नोटिस पीरियड कैन बी 15 डेज और लेस ऑल्सो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 15 डेज और लेस ये करते हैं तो फिर ना आपको बोलेंगे कि आर यू एन इमीडिएट ज्वाइनर, आप बोलेंगे यस आई एम एन इमीडिएट ज्वाइनर, तो पूछेगा जरूर कि अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर है तो फिर आपका ऑफिशियल नोटिस पीरियड क्या है, क्या आपने रेजिग्नेशन डाल दिया क्या? और आप कहोगे नहीं मैंने तो रेजिग्नेशन नहीं डाला, क्योंकि जब तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं आता है तब तक आप रेजिग्नेशन नहीं डालते। तो आपने रेजिग्नेशन नहीं डाला है, लेकिन आप इमीडिएट ज्वाइनर कैसे हो फिर? आज आप रेजिग्नेशन डालने के बाद कल थोड़ी ना छोड़ देंगे आपको। तो आपने बोलना है सर कल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे 15 से 20 दिन में छोड़ देंगे, क्योंकि मेरी कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है फिलहाल, मैं बगैर प्रोजेक्ट के ऑन बेंच हूँ, कॉर्पोरेट टर्म्स में तो ऑन बेंच पे हूँ, ठीक है। तो ऑन बेंच पे क्या होता है कि अभी क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है मेरे पे, तो इसीलिए मेरे को जल्दी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एडिशनली फिर मेरी एचआर से बात हो गई है, मैनेजर से बात हो चुकी है, उन्होंने बताया। लेकिन कभी कभार आप ऐसा बोलने के बाद वो बोलते कैन यू गिव दिस इन रिटर्न, क्या एचआर आपका रिटर्न में दे सकता है क्या? और ऑफ कोर्स आपके एचआर रिटर्न में भी दे सकते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन उसका आवश्यकता नहीं होना चाहिए। आप बोले सर नहीं बात हुई है वैसे रिटर्न में नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली रिलीव कर देंगे करके। तो अब आप जब 15 डेज और लेस ये भी बताते नोटिस पीरियड में, तो इट बिकम्स एन एडेड एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि काफी कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको ना इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए रहते हैं। अब क्या हो रहा है ना मार्केट में, जैसे आप हो, आपने आप हो और आपने 3-4 ऑफर लेटर्स लिए, लेकिन ज्वाइन तो आप एक ही जगह करने वाले हो। तो 3-4 कंपनी को प्रॉमिस दे दिया आपने कि हाँ मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, लेकिन लास्ट में एंड मोमेंट में आप मुखर जाते हो और जाके कहीं और ज्वाइन कर लेते। अब वो 3-4 कंपनी जो थे उन्होंने तो अपनी क्लाइंट को बता दिया था कि सर हमने ये पोजीशन के लिए हायरिंग कर लिया कर। अब उनको क्लाइंट को क्या बताएंगे? फिर अभी उनको कुछ तो इमीडिएट कोई दूसरा ज्वाइनर चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है पता है क्या? ऐसे में ये अच्छा ये होता है कि उनको जो मिला कभी कभार उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है। 1 second, someone is at the door.
ये नोटिस पीरियड हो सकता है, अगर ये है तो अच्छा है, एडेड एडवांटेज। अब इसकी स्किल्स में की स्किल्स में क्या आना चाहिए? जेनेटिक है, जेने है, इस पे आ जाता है, देखो जनरेटिव है। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? डेटा साइंस। डेटा साइंस भी नहीं आएगा, डेटा साइंस तो बहुत वार्ड्स थे, लेकिन चलो कर देते हैं फिर भी डेटा साइंस। फिर इसके बाद आएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर क्या आएगा? डीप लर्निंग, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा? टाइम सीरीज पढ़ रहे हो आप कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे सर। पढ़ रहे। सर ने नोट्स दिया है, वो सेल्फ स्टडी के लिए दिए गए कि हाँ क्लास में भी पढ़ा है? सर, वीडियोस दिए रिकॉर्डेड। ठीक है, तो चलो उसका वो भी उतना वो लास्ट बाद में भी ऐड कर सकते हैं, प्रायोरिटी के अनुसार करेंगे इसको। तो फिर डीप लर्निंग के बाद मुझे लगता है मशीन लर्निंग सही रहेगा। इसके बाद आप पाइथन और पांडास को ऐड करो। पाइथन, क्या कोई दूसरे लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं क्या पाइथन के अलावा? आपको नो सीक्वल सर। तो पढ़ ही रहे, और सर ठीक है, सीक्वल ऐड करो। फिर इसके बाद आप ऐड करो आपका टाइम सीरीज, सीरीज एनालिसिस। फिर ऐड करो आपके क्लाउड्स। क्लाउड्स में आपने क्या क्या पढ़ा है? या अज्योर पढ़ा है? सर हाँ, अज्योर सर पढ़ रहे चल नहीं रहा पढ़ है। रहे? चल रहा हाँ है, सर ठीक चल है। रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है, हो जाएगा मतलब, ठीक है। और बताओ, और क्या पढ़ने वाले हो? इसके बाद फिर आप ये भी तो पढ़ोगे, फ्लास्क पढ़ोगे एपीआई के लिए। फ्लास्क पढ़ा? फ्लास्क टेस्टिंग के लिए, एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन भी पढ़ा होगा। यस पता क्यों नहीं यस रहे आप? और बताइए, गिटहब पढ़ा? सीआईसीडी पाइपलाइन, यस सर। डेटा कोलैबोरेशन के लिए गिटहब पढ़ा आपने? और क्या पढ़ा? मोंगोडीबी पढ़ा? मोंगोडीबी पढ़ा क्या? मोंगोडीबी। हाँ यस सर और 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 बताइए क्या कुछ पढ़ा? ये तो ट्रांसफॉर्मर ऐड कर देते इसमें, आजकल एलएलएम के बहुत कुछ, पांडास भी बोल देते हैं। और इसके अलावा जो आपको एक्सपेक्टेड है, जो आपको आना चाहिए, वो है और दो चीजें, जो कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि उसमें भी आप काम करते हैं, और से पावर भी है या टैबल्यू, ये आप एक दिन में कर सकते हैं, इसको कुछ बहुत ये नहीं है। पावर, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो स्किल्स है ये हमने ऐड करा, और ये इसी सीक्वेंस में आपने ऐड करा। इसमें कम ज्यादा हो सकता है कि कहीं आप पाइथन ऊपर कर दो, वो चलेगा, लेकिन ये जेन जेनेटिक है, जेन है, डेटा साइंस, फिर एनएलपी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये उतना ऊपर आना चाहिए। बाकी नीचे में अगर कहीं कुछ कम ज्यादा आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या और कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? आपने जीरा पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? नो सर। नो सर पढ़ोगे? फिर भी पढ़ोगे, मेरे ख्याल से तो पढ़ोगे। नहीं भी पढ़ा तो सर को बोलना कि सर एक जीरा का भी बता दो करके, ठीक है। ठीक है, फिर इतना इतना ठीक है। नमपाई भी पढ़ा सर। हाँ चलो आ जाएगा, वो पाइथन के अंदर आ गया फिर अभी वो, डेटा क्योंकि हमने विजुअलाइजेशन। स्पाइसपार्क अलग से नहीं, हाँ पढ़ा है, लेकिन मैटलॉबलिब और वो सीबर्न प्लॉटली वो सब नहीं कर रहे ऐसे वगैरह। क्यों? क्योंकि वो सब अब पाइथन और मशीन लर्निंग के अंतर्गत ही आ गया, उसको अलग से नहीं दिया। पांडास हमने अलग से इसलिए दिया है क्योंकि पांडास डेटा प्रोसेसिंग टूल की तरह भी यूज किया जाता है, इसीलिए। तो बहुत कुछ कर सकते हैं ऐड इसमें, लेकिन इतना मिनिमम है जो सबने ऐड करना है। बाकी फिर इसके बाद फिर तो नमपाई, ऑटोबीज और प्रोफाइलिंग लाइब्रेरीज और ये
जो है आपके अलग-अलग पैकेजेस, वो सब वो सब आर्शन ये सब भी पैकेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज़ चलो अब आगे चलें। अभी इंडस्ट्री में आ जाओ। इंडस्ट्री में क्या है कि आप यहाँ पे सबसे पहले आएँगे तो ये आईटी सर्विसेज़ एंड कंसल्टिंग, ये इंडस्ट्री सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर एआई एमएल यूज़ कर लिया ना, तो वही कंपनीज़ के लिए आपको जॉब रिकमेंडेशन आएँगे, जो कंपनी डेडिकेटेडली एआई और एमएल पे काम कर रही है। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ कंपनीज़ जो है, जो एआई एमएल पे काम कर रही है ना? समझ रहे हैं ना? ऐसे। तो इसीलिए सिर्फ़ एआई एमएल ना करते हुए हमें आईटी सर्विसेज़ एंड कंसल्टिंग करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वो कंपनीज़ जो एआई एमएल डेवलप नहीं कर रही है, जैसे जैसे चैट जीपीटी को कौन डेवलप कर रहा है? ओपन एआई डेवलप तो एआई एमएल जो कंपनीज है वो इस तरह की कंपनीज है जो इन पे काम कर रही है, लेकिन जो आईटी कंपनीज है वो इनका यूज कर रही है दूसरों के किसी क्लाइंट के लिए। तो इसीलिए हमने आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग ले ली, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आ गया एआईएमएल वाली कंपनीज भी। एआईएमएल वाली कंपनी भी आईटी सर्विसेज में आएंगी। इसके अंदर अगर आप आओगे तो फिर नेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ये डिपार्टमेंट आप यहाँ से ढूंढोगे, यहाँ काफी सारे डिपार्टमेंट है, इसमें फिर आपको मिल जाएगा डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो वो वाला जो डिपार्टमेंट है, वो जो डिपार्टमेंट है आप वो निकालोगे, जो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। इसके बाद फिर तीसरा जो है वो आता है कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड अदर्स। तो आप यहाँ पे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ये सिलेक्ट। जॉब रोल में अब आप सिलेक्ट क्या करोगे? जॉब रोल में आप सिलेक्ट करोगे या तो डेटा साइंटिस्ट, या फिर अ, या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर, या फिर ये एनएलपी डीप लर्निंग इंजीनियर। अभी तक तो फिलहाल यहाँ पे जेएनआई इंजीनियर नहीं आया है, जो कि आ जाएगा भविष्य में, अभी तो नहीं है। तो यहाँ पे या तो ये एनएलपी डीप लर्निंग इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड अदर, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर स्टैटिस्टिशियन सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए जाओगे, तो वैसा नहीं करना है। हमें देखना है कि हमें किस किस ओपनिंग के आने चाहिए। हमें आने चाहिए मशीन लर्निंग के भी, डीप लर्निंग के भी, एनएलपी के भी, जेएनएआई के भी ओपनिंग के आने चाहिए, और साथ ही साथ डेटा साइंस के भी आने चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ मशीन लर्निंग मैनेजर डेटा साइंस या सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं सिलेक्ट करना है ना? तो इसीलिए आप अगर यहाँ पे देखोगे डेटा साइंटिस्ट ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, मशीन लर्निंग ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आपने दो प्रोफाइल बनानी है, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए सेपरेट बनानी है, एक मशीन लर्निंग के लिए सेपरेट बनानी है। और अगर आप एक ही प्रोफाइल यूज करने वाले हो तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग हाइफन अदर्स ऑल्सो, ये सिलेक्ट करो। समझ में आया क्या? Yes, sir. इज इट रियली क्लियर? सिर्फ डेटा साइंस हम कब सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मशीन लर्निंग कब सिलेक्ट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर कब सिलेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड अदर कब सिलेक्ट कर सकते हैं? समझ आया क्या? अगर Yes, आप sir. मल्टीपल नौकरी के अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं अलग अलग मेल आईडी फोन नंबर से, कि डेटा साइंस के लिए आपको अलग ही रखना है और आपको मशीन लर्निंग के लिए अलग ही रखना है, तो फिर आप दो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। आप तीन भी बना सकते हो, आप एनएलपी डीप लर्निंग वाला भी बना सकते हो। ठीक है? और इतना ही नहीं, अगर आपने एक मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे आपको ये भी भेजा है कि जिसमें आपको कौन सी ओपनिंग है ना, डेटा साइंस के लिए डेटा साइंटिस्ट, अगर पाइथन डेवलपर वाला है, मतलब ऑफ कोर्स आप पाइथन डेवलपर के लिए तो नहीं जाओगे, पेमेंट भी कम मिलता है, लेकिन अगर जाना ही है तो फिर ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जॉब रोल है मशीन लर्निंग के लिए ये वाली कैटेगरी, एनएलपी इंजीनियर के लिए, डीप लर्निंग इंजीनियर के लिए, और जेएनएआई के लिए भी ये कैटेगरी जाएगी इस तरह। तो आप अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप अलग अलग बना सकते हैं अकाउंट। अब हम क्योंकि अब फिलहाल के लिए तो हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं जिसपे हम दोनों को टारगेट करेंगे, सिर्फ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है ना श्वेता? हाँ सर, या यस आपको अलग अलग बनाना है? सर। अभी फिलहाल तो एक ही नंबर है पे। ठीक है, अब इसको हमने सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, अब ये आगे जाएगा आपका एजुकेशनल डिटेल्स। क्या आपने ग्रेजुएशन या पीएच अपना ये पीजी वगैरह कुछ किया है क्या? जी है। क्या मास्टर्स की? मास्टर्स मास्टर्स किस में किए? केमिस्ट्री। तो ये जो है अब इसमें मुश्किल हो जाएगा बताना।
ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका तो मुझे आवश्यकता नहीं लगता है, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन करने को भी डिफिकल्ट जाएगा। कब किया मास्टर्स? मास्टर्स करने के बाद एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस के पैरेलल किया? मास्टर्स के बाद एक्सपीरियंस 22 में हुआ। ठीक है, चलो जो है आपको इधर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इधर कंप्यूटर्स लोगे, लेकिन फिर बाद में वो आपके रिज्यूम पे या कभी क्वेश्चन होगा आगे तो वो पूछा जा सकता है। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सर RTMNU, ऐसा नहीं नागपुर मिलेगा शायद, यूनिवर्सिटी। बताओ एक बार। RT RTMNU आगे। आ गया, आ गया, ठीक है। हाँ, कौन से साल को चालू किया था आपने? 2021 20? 20 हाँ, और 2022 में कंप्लीट किया, ठीक है। 20 सर। अच्छा, ठीक है, 2 सर साल का, ठीक है। ओके, सेव कर लिया। अब ये आपका रिज्यूम का हेडलाइन चाहिए। अच्छा, जो ग्रेजुएशन आपने किया था वो भी केमिकल में किया था क्या? नहीं सर, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लेन बीएससी था। अच्छा, आपने बीएससी किया पहले, ओके हाँ सर। पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप था, हाँ ठीक है। चलो। अब रिज्यूम हेडलाइन, अब आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो चैट जीपीटी को पूछना, जेमिनी को पूछना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है नहीं? तो अब ये जो रिज्यूम का हेडलाइन है वो किस तरह से होना चाहिए, वो एक बड़ा रिज्यूम का हेडलाइन होना चाहिए, क्योंकि ये आइडियली ये आपके रिज्यूम पे नहीं जाने वाला है, ये जो मांग रहा है ये रिज्यूम का हेडलाइन नहीं, ये है क्या कि ये आगे यूज करेगा, रिज्यूम के साथ साथ ऊपर में दिखाएगा, ये इस तरह से। तो आपने क्या करना है, आइडियली आपने यहाँ पे जेमिनाई को अपना रिज्यूम दे देना है और बोल देना है, मतलब अटैच कर देना फाइल और बोल देना है कि क्रिएट अ सॉलिड अपीलिंग resume headline for this kind दिस पर्टिकुलर रिज्यूमे, ऐसा कर तो वो रिज्यूम का हेडलाइन बना के दे देगा। एनीवेज अभी अभी के लिए हम क्या करेंगे कि मैं क्रिएट हेडलाइन फॉर जेन एआई साइंस रोल, देखते क्या कहते हैं, जनरेटिव एंड डेटा साइंस स्ट्रेटेजीज, एमएल ऑप्स एंड एडवांस मॉडलिंग। हाँ, अभी मैं दोनों को यूज करके करेंगे, ठीक है। इसको हम देंगे इसमें, तो जेनिया एंड डेटा साइंस स्ट्रेटेजिस्ट, ये ठीक है। एमएल ऑप्स नहीं करेंगे क्योंकि आपने नहीं किया ये। एडवांस मॉडलिंग एंड स्पेशलाइजिंग एंड स्पेशलाइजिंग इन एंड टू एंड डेटा साइंस एंड जेनिया डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये ठीक है। यस सर। एक्सपर्टीज, क्लाउड, क्लाउड मतलब सब आ गया इसमें, एडब्ल्यूएस और ये सब। आपको ये हम ऑफर देते हैं तो आप चेन्नई ऑफिस लोकेशन पे या फिर जिधर भी उनका ऑफिस, बैंगलोर तो बैंगलोर में ऑफिस लोकेशन पे आप काम करने के लिए आएंगे क्या, ऐसा वो पूछेंगे। अगर आप कहते हैं यस आई एम ओपन टू रिलोकेट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव प्रीवियसली आल्सो वर्कड इन बैंगलोर, ऐसा कुछ भी अगर आपका रिस्पांस रहता है देन दे कैन कंसीडर, दे कैन एक्सेप्ट, क्योंकि उन्हें ये रिस्क बना रहता है कि ये जो है ये व्यक्ति पुणे वाला है
और ये इधर बैंगलोर क्यों आएगा, हो सकता है वो एन मोमेंट में मुकर जाए, उसको किधर से ऑफर आ गया तो, लेकिन उनको भी वो रिस्क रहता है। तो अगर आप सिलेक्ट करते हो और आप अक्रॉस द इंडिया अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो आपने ये ध्यान देना है कि आप उन्हें यू हैव अ वेरी स्ट्रांग आंसर रेडी व्हेन दे से आर यू विलिंग टू रिलोकेट, नहीं है। तो हम जाएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे, महाराष्ट्र में सबसे पहले आपने मुंबई के लिए जाना है, वो इसीलिए क्योंकि मुंबई में ओपनिंग ज़्यादा है पुणे से भी, पुणे में ओपनिंग्स कम है। फिर उसके बाद ऑफकोर्स आप पुणे, फिर उसके बाद नागपुर, अगर आप महाराष्ट्र के लिए जा रहे तो। मैंने वो अलग अलग रीजन के अनुसार भी आपको बताया, जैसे अगर आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो अलग अलग रीजन के अनुसार कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साउथ अगर रीजन है तो कोयम्बतूर, मैसूर, मैंगलोर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद है। सेंट्रल में है तो हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, इसके लिए अप्लाई कर। कानपुर, कोलकाता, राउरकेला, तो ये सब जो ईस्ट में आ जाएगा। नॉर्थ में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फिर अपना ये चंडीगढ़, ये सब जो है नॉर्थ में आ जाएगा। वेस्ट में फिर अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, अहमदनगर, गोवा, ये सब जो है ये वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे? ठीक है, तो आप चाहो तो कोई से एक रीजन को लो, उसको टारगेट करो। आप चाहो तो आप अक्रॉस इंडिया भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये वाली प्रोफाइल जो हम क्रिएट करने वाले, ये हम प्रेफरेंस पहले दे रहे वेस्ट कोस्ट को, उसके बाद फिर हम अक्रॉस इंडिया भी डाल देंगे। 10 लोकेशन आप ज्यादा ज्यादा डाल सकते हैं। तो हमने मुंबई, पुणे, नागपुर डाला, फिर उसके बाद हम डालेंगे बैंगलोर, फिर हैदराबाद, नहीं नोएडा। अभी 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 मेन तो हो गया है, पुणे, मुंबई, नागपुर हो गया। फिर उसके बाद बैंगलोर, फिर दिल्ली, है ना, विच इज लाइक नोएडा, दिल्ली एनसीआर, है ना। फिर आ जाएगा अपना अहमदाबाद, और ये ऑफकोर्स हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, और कितना हो गया, चार चार, आठ आठ और एक, 9 हो गया। अभी आखिरी का एक ही बच गया, वो रिमोट, बस हो गया। रिमोट तो ऐड करना ही है, भूलना मत। रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब प्रेफर्ड सैलरी कितना है, अब हमारा जो एक्चुअल सैलरी जो हमने मेंशन किया था वो आपको याद है क्या, कितना था? 5,55,000, है ना। 3.4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए 5,55 बताया था। 5,55 पे एक स्टैंडर्ड 30% हाइक ऐड कर दो, तुरंत वो कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को कितना हो जाएगा। मेरे ख्याल से 8.5 तक जाएगा, नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8.5 तक काम बता देंगे। 8 लाख। अब क्या हो जाएगा, कभी कभार आपको 30% से कम बताना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो आपको कम पैकेज भी वाले भी अप्रोच करते हैं। और बहुत ज्यादा भी बताना अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बताओगे तो कम पैकेज वाले आपको अप्रोच अप्रोच करेंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए एक डिसेंट 30% का हाइक लेके चल रहे इस तरह, जेंडर फीमेल, फिर उसके बाद सबमिट, ठीक है। हाँ, अब ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये चीजें हम बताएंगे तो प्रोफाइल कंप्लीशन में मदद करेंगे। हैव यू मैनेज्ड अ टीम इन योर करंट और प्रीवियस रोल्स? अब इसका आंसर यस ही देना है, अगर आपने ना भी किया हो तो। व्हाट इज द लार्जेस्ट टीम साइज यू हैव मैनेज्ड? 5, इतना ठीक है, ठीक है, यस। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 16/9/1999। इन 9/1999, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। ओके, गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड पे आ गया। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है अपना प्रोफाइल? 72। अपने टारगेट की प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ये कर रहा है कि अगर आप वेरीफाई करेंगे ईमेल तो 5% बढ़ा देंगे, फोटो अगर डालेंगे तो 5% करेंगे, प्रोफाइल समरी ऐड करेंगे तो 8%। आई एम सेइंग ओके, ऐड द मिसिंग डिटेल्स, वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई, रिक्वेस्ट ईमेल वेरिफिकेशन। तो आपके मेल पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आया होगा। अब आप वो मेल आईडी ओपन कीजिए। सॉरी, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन मेल, आपका मेल आईडी पे आप तुरंत जाइए और ये वेरिफिकेशन का मेल आया होगा, उस पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। श्वेता जी, आप कर रही है? हाँ सर।
मेल है जिसमें वेरीफाई योर ईमेल। हाँ, वेरीफाई ईमेल कीजिए, ठीक है। जब तक हम बाकी डिटेल्स ऐड करते हैं, बाकी ये पर्सनल डिटेल्स में पूछना, मोर इन्फॉर्मेशन, क्या आप सिंगल पेरेंट है क्या, क्या आप वर्किंग मदर है क्या आप रिटायर्ड है, इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। मैरिड हैं आप? सिंगल। नहीं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बताई थी आपने, ये है, ठीक है। कैटेगरी आपकी क्या आती है? ओबीसी। ओबीसी, नॉन नॉन क्रिमिनल, क्रिमिनल। क्रिमिनल। नॉन क्रिमिनल। आर यू डिफरेंटली एबल्ड? नो। एनी करियर ब्रेक? नो। करियर ब्रेक मतलब अगर जितना एक्सपीरियंस आपने दिखाया, अगर उसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास दिखाने के लिए, कोई भी नहीं, चाहे वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट हो, किसी भी तरह का अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप खाली थे प्योरली, तो उसके बाद तो यहाँ पे आपको करियर ब्रेक में यस मेंशन करना। अगर नहीं है तो फिर नो इस तरह से मेंशन करेंगे, क्योंकि करियर ब्रेक के साथ साथ कभी आपसे वो एक डॉक्यूमेंट भी साइन करा लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली एक होता है कि यू वेर प्योरली नॉट वर्किंग ड्यूरिंग दैट टाइम करके, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है, साइन करा। परमिट यूएसए, अगर आपके पास यूएसए का अपॉर्चुनिटी आ गया, ठीक है श्वेता जी? यस। ओके। नाउ वर्क परमिट फॉर अदर कंट्रीज, इसमें जो है, इसमें बाकी कंट्रीज के लिए भी वर्क परमिट के ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2-3 कंट्री जो जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर अपना ये जो है नेपाल, ये सब चलता है। नेपाल, फिर श्रीलंका, इनके लिए आपको नहीं लगता है तो इनको टिक कर सकते हैं, ना भी किया टिक तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे करके हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? इकोड़ी, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, पोस्ट इकोड़ी, इकोड़ी। ठीक है, हम गोंदिया कर देंगे, हाँ, गोंदिया। होम टाउन भी गोंदिया ही कर देंगे। गोंदिया का पिन कोड क्या है? 4426 441614। 161